अरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों ने दिवाली मनाया होगा। ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद जो है सदैव बना रहे आप सभी पे। बाकी सब ठीक है। 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी क्योंकि दिवाली में आप सभी को पता ही है बहुत सारे काम होते हैं, है ना, तो उसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब सब ठीक है, बिल्कुल टाइम ही टाइम है। अब क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरी तिब्बत यात्रा। आज की क्लास के बाद 3 रचनाएं बच जाएंगी, ठीक है। उनको समाप्त करके हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट पे। या तो देखूंगी तो मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, है ना। जितनी भी रचनाएं मैंने पढ़ाई हैं यूनिट 10 के पूरे 14 रचनाएं हैं, तो 14 रचनाओं से जो है मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, है ना। जैसा आप लोग कमेंट करिएगा वैसा मैं करूँगी। देखेंगे मेरी तिब्बत यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937। विधा क्या है? तो विधा यह जो है एक यात्रा वृत्तांत है और रचनाकार है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 और मृत्यु 1963 में हुई थी। इस पुस्तक में टोटल 5 खंड हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कितने खंड हैं? 5 खंड हैं, मोस्ट है ये, ठीक है। पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है स से क्य की ओर, चौथा है जेनम की ओर, जेन नहीं होगा जेनम, 5वां है नेपाल की ओर। इसको क्रम में आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्रम में भी क्वेश्चन आ सकता है, मिलान के लिए भी आ सकता है। 2 से 3 तरह से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखेंगे तो आगे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने रखा है। इस रचना में कुल 3 तिब्बत यात्रा का वर्णन है। इस वृत्तांत के अंतिम 2 अध्याय किस पत्रिका में छपे थे? तो सरस्वती पत्रिका में, और पांडुलिपियों के चित्र सरस्वती पत्रिका और प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे तो इस पुस्तक में जो 3 तिब्बत यात्राओं का वर्णन है उनका जो है मैंने यहाँ पे एक एक करके लिया हुआ है। देखेंगे पहली यात्रा इन्होंने कब किया था, यानी राहुल सांस्कृत्यायन ने पहली यात्रा कब किया था? तो 1929 में। इसमें राहुल जी बौद्ध भिक्षु के वेश को धारण कर काठमांडू पहुंचे थे। किस वेश को धारण किया था? इन्हें बौद्ध भिक्षु का वेश धारण किया था और काठमांडू पहुंचे थे। वहां से एक मंगोल भिक्षु लोबजंग शेरप के साथ तिब्बत में प्रवेश किए थे। बौद्ध भिक्षु आमदो गेदून चोफेल से मुलाकात भी वहीं पे इनकी हुई थी। ओके, चलिए आगे देखेंगे तो चौथा पॉइंट यहाँ पे पांडुलिपियां नालंदा विश्वविद्यालय से उन्हें तिब्बत ले जाया गया था। आर्थिक रूप से कमी होने पर 15 महीने में उनकी वापसी हो गई थी। तिब्बती ग्रंथ पांडुलिपियों को लेकर 22 खच्चरों पर लादकर कलिम्पोंग लाए थे। अपनी इस पहली यात्रा में वह 1629 ग्रंथ लेकर लौटे थे। कितने? तो 1629 ग्रंथ। दूसरी यात्रा इनकी कब थी? दूसरी यात्रा 1934 में किए थे। इसमें इस पुस्तक में कुल चित्र सूची 33 तस्वीर है। इसमें कुल कितने जो है तस्वीर है? तो 33 चित्र सूची कह लीजिए या चित्र कह लीजिए, 33, ठीक है। इस बार उन्होंने नेपाल के बजाय कश्मीर के रास्ते तिब्बत में प्रवेश किए थे। नेपाल के बजाय कश्मीर से तिब्बत में प्रवेश किए थे। संस्कृत ग्रंथ की मूल पांडुलिपियां देखने को मिली। वहाँ पे इनको जो है संस्कृत ग्रंथ की मूल पांडुलिपियां देखने को मिली, लेकिन उन्हें भारत लाने की अनुमति इनको नहीं मिली, ठीक है। इन ग्रंथों की फोटोग्राफ या हाथ से नकल करने की अनुमति मिली, यानी इसको लेकर नहीं आ पाए, लेकिन हाथ से या फोटोग्राफ बना करके या नकल करके उसकी ये लाए थे, उसकी अनुमति इनको मिली थी। तीसरी यात्रा देखेंगे तो 1936 में। तीसरी यात्रा कब? 1936 में किए थे। इस बार वह रूस से तिब्बत की यात्रा किए थे। तीसरी यात्रा कहाँ से किए थे? तो रूस से। प्रमाण वार्तिक भाष्य, जिसके महान रचनाकार थे दार्शनिक धर्म कीर्ति। यह रचना है प्रमाण वार्तिक भाष्य, जिसके रचनाकार हैं महान दार्शनिक धर्म कीर्ति। इस बहुमूल्य ग्रंथ को पूरी दुनिया के विद्वान ढूंढ रहे थे। यह ग्रंथ मूल संस्कृत में था। संस्कृत नष्ट हो गया था, लेकिन तिब्बत भाषा में यह ग्रंथ मौजूद था। इस ग्रंथ को ढूंढने के लिए रूस में विवाह के मात्र 23 दिन बाद ही राहुल सांस्कृत्यायन अपनी पत्नी को छोड़कर तिब्बत चले गए थे।
किस रचना को ढूंढने के लिए, तो प्रमाण वार्तिक भाष्य। पूछा जा सकता है कि मेरी तिब्बत यात्रा में राहुल संस्कृत्यायन ने किस ग्रंथ को ढूंढने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे, तो प्रमाण वार्तिक भाष्य, जिसके रचनाकार हैं महान दार्शनिक धर्मकीर्ति। किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा जो है वहाँ पे नष्ट हो गया है, लेकिन अभी जो मौजूद किस भाषा में मौजूद है, तो तिब्बत भाषा में। अभी नहीं, मतलब किस भाषा में मौजूद था उस समय, तिब्बत भाषा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ पे पुस्तक का पेज मैंने रखा है, भूमिका, वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। प्रूफ देखने में पंडित उदय नारायण त्रिपाठी के साहित्य से बहुत मदद मिली, इसलिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। यात्रा के इनके जो 2 अध्याय हैं वो सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी यानी बंगला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये भूमिका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है। देखिए यहाँ पे जो है खंड दिया गया है, 5 खंड जो मैंने अभी आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था। पहला है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चाड़ की ओर, तीसरा है सक्य की ओर, चौथा है जेनम की ओर, 5वां है नेपाल की ओर। अब देखिए यहाँ पे दृष्टि की बुक से मैं जो है सभी महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ाऊँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। देखेंगे, यह यात्रा वृत्तांत सन 1937 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायु परिस्थितियों का जीवित चित्रण किया है। साथ ही वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी यात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है: लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सक्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। लहासा की ओर परिशिष्ट में है, ठीक है। अब यहाँ से हम कथन को देखेंगे। चलिए, यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। देखिए ये प्राकथन यानी उनका खुद का कथन है, ये राहुल संस्कृत्यायन का, जो भूमिका में अभी मैंने पढ़ाया। प्रमुख उद्धरण यहाँ से देखेंगे। कलिम्पोंग से लहासा तथा वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। लहासा में 2 महीना 11 दिन रहे। लहासा में कितने दिन रहे? तो 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका। कौन सी रचना? अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। तो ये पहले ही खंड में है, पहले ही आप जब पढ़ेंगे लहासा से उत्तर की ओर, तो उसमें ही आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं अलग से लेती भी तो इन्हीं पॉइंट्स को लेती, तो इस बुक में दिया हुआ है तो इसलिए उसको मैंने टाइप नहीं किया, ठीक ना। लहासा में कितने दिन रहे थे? 2 महीना 11 दिन। इसी बीच इन्होंने विनय पिटक का अनुवाद भी किया था और विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथ यानी अभिसमयालंकार टीका और वाद्य यंत्र टीका की खोज पाने का इनको सौभाग्य भी मिला था। इन 2 ग्रंथों को आप लोग ध्यान रखेंगे।
आगे देखेंगे तो अगला कथन है, हाँ तो फेम्बो यानी फेनबो पुराना फन यूज, किसको, इसको क्या बोलते हैं, पुराना फन यूज की यात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ी। कहते हैं कि हाँ तो फेनबो, फेनबो को मतलब यहाँ पे देखेंगे पूरा दिया है, फेनबो पुराना फन यूज की यात्रा की ज़रूरत इनको क्यों पड़ी। 10वीं सदी के 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम्बो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता है। फेम्बो जो है हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रसिद्ध पंडित शरबा, अलग अलग लिखा है शरबा है ना, शरबा तो तंत्र मंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि शरबा मरने के बाद ज़रूर नरक में गया। अगला कथन है, रास्ता कुछ तो अच्छा ज़रूर है। रास्ता कुछ तो अच्छा ज़रूर है। गोला, इसका अर्थ है यहाँ पे यही सच जोत का नाम है। गोला का यहाँ पे अर्थ क्या है, यही सच जोत का नाम है। के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र दूर क्षितिज के अंत तक सहस्त्रों पर्वत शिखर थे जो तिब्बत देश को सहस्त्रश्रेणा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फन यूज यानी हित का देश है। क्या है, हित का देश है। अगला कथन है, मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा है, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। प्रायः 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुँचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु वहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं। उसके निचले भाग पे जो है बहुत से परित्यक्त खेत हैं। कुछ खंडहर भी कहीं कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया है। यह बिहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। यह बिहार कब बना था, 15वीं शताब्दी के आरंभ में। निर्माता रोड तोन साक्य ग्यर्ल म छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे। बाप रे, नाम कैसे है, रोड तोन साक्य ग्यर्ल म छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोंड खापा, जिसका यहाँ पर समय दिया गया है 1357 से 1419 ईस्वी के बीच के महाविद्वान शिष्य मखस प्रू, इनका समय है 1385 से लेकर 1432 ईस्वी तक के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। किसी समय नालंदा जो है तिब्बत का नालंदा था। अगला कथन है, पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्धि में एकांत निष्ठा रखना, धर्म का मन में ख्याल रखना, दृष्टि यानी आत्मवाद आदि को चित्त में रखना आदि है। थोड़ी देर बाद मैत्रेय देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। अगला कथन है यहाँ पे, भीतर 2 स्फूत और बुद्ध तथा मैत्रेय की मूर्तियाँ हैं। अब फू पा नाम से किसी विद्वान का नाम बहुत सी पुस्तकों में देखा जाता है। किस नाम से, तो अब फू पा नाम से
नाम के किसी विद्वान का नाम बहुत सी पुस्तकों में देखा जाता है। इस देवालय के पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इस देवालय के पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इसमें भी स्फूतों और मूर्तियों के अतिरिक्त वैसी ही पुस्तकों की छल्लियाँ दीवार के सहारे जोड़ी हुई हैं। कुछ पुस्तकों के पन्ने तो कीड़े भी खा रहे हैं, पर कीड़ों को खाकर ख़त्म करने में अभी शताब्दी लगेगी। इस समय कीड़ों के भक्ष्य होने के सिवा इनका कोई प्रयोजन भी नहीं मालूम होता। यह इस तरह नहीं रखी गई हैं कि उनमें से कोई पुस्तक निकाली जा सके। मैं सोच रहा था कि भोट देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का भी उद्धार होगा। अगला कथन है, कहते हैं हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छू सुर से 1.5 मील चलकर दूसरे रास्ते जा रहे हैं। पहले हमारा जाना खमवाला यानी जोत से हुआ था। खमवाला को जोत बोला जाता था, ठीक है, वहाँ से हुआ था। बरसात में छू वो री के दास का छक सम घाट बंद हो जाता था। ये सब नेपाली भाषा है ना, जापानी भाषा, तिब्बती भाषा। क्योंकि नदी की धार का वेग और विस्तार बढ़ जाता था और उसमें काठ का चौकोर डोंगा नहीं चलाया जा सकता। छू वो गिर यानी पहाड़ को उस पार देखा। यह खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी भोटवासियों का विश्वास है और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। गला मेरा इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है, अपने ही उन्होंने घोड़े को खड़ा कर दिया और कहाँ से आता है, किस काम से गए थे पूछा। पहले वह हिंदी में ही बोलते रहे। मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही थी कि कहाँ यह 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाड़ हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों को पार करने की हिम्मत कर रहा है, और कहाँ हमारे नौजवान। इसमें शक नहीं उनके पास 25 घोड़े गधे समान हैं और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उसमें गला इतना कल 2 दिन से मतलब काम की वजह से ना कई बार नहाना पड़ रहा था, इसमें गला मेरा बहुत ख़राब हो गया। चलिए थोड़ा सा और है, देखते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयाँ शून्य के बराबर नहीं की जा सकती। अगला कथन है, वेल साहब को तिब्बत वाले वेल लून छेन कहते हैं। वेल साहब को तिब्बत वाले क्या कहते हैं, तो वेल लून छेन कहते हैं। लून छेन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है ये, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, है ना। यह पदवी सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदत्त की थी, उन्होंने दिया था। सर चार्ल्स ने जब दलाई लामा के मरने के पहले एक बार फिर तिब्बत और लहासा देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को न देख सके, इसका अफसोस उन्हें ज़रूर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखेंगे। दक्षिण ओर के मंदिर में दीवारों के तरह तरह के मंडप चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की खड़ी पीतल की मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। बुद्ध की मूर्तियों के चीवर पहनने का वही ढंग है जो वर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। तो यह कथन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखेंगे। पहले हमने पुर्तगाल किताबों की अलमारी पर ही नज़र दौड़ाई, देखा तिब्बती और भारतीय पुस्तकें मिला जुला कर रखी हैं। तिब्बती पुस्तकें भी हस्तलिखित और पुरानी हैं।
कोई कोई तो बिल्कुल तालपात्र की सी मालूम होती हैं। अंत में पुस्तकों को निकालना शुरू किया। 1 2 3 331 चित्र खुशी के मारे नाचने लगा। रक्षकों ने कहा पुस्तक इस यहाँ पे कुछ 1 मिनट रुक जाइए। रक्षकों ने कहा पुस्तकों के इस लवर्ड के बाहर नहीं जा सकती। हमने कहा यही सही। 6 जे के मकान में पुस्तकों को देखना ठीक हुआ। उसी दिन और 4 तारीख के सारे दिन पुस्तकें देखते रहे। छोटी सी सूची भी बनाई। यह उसी दिन मालूम हो गया कि इन पुस्तकों में धर्म कीर्ति के बाद न्याय भी है, जिनकी टीका ल्हासा से मिली थी। आगे देखेंगे अगला कथन। ये जो है विशेष महत्व की पुस्तक यह है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तक है। वाद्य न्याय, वारहस्य, वाद्य न्याय, वाद रहस्य, अभिधर्म को शमूल यानी जो अपूर्ण है, यह रचना जो है अपूर्ण है। सुभाष सित रत्न कोश, भीमार्जुन सोम भी इसको बोलते हैं। अमर कोश, कामधेनु टीका, न्याय बिंदु, अनुटीका जो है धर्मोत्तर की टीका पर दुर्लभ मिश्र कृत है ये, ठीक। अगला है हेतु बिंदु अनुटीका। ये सभी रचनाएं जो हैं, ये सभी पुस्तकें जो हैं इनको वहाँ पे मिली थी। आगे देखिए। अंत में प्रसाद के महाकाल को देखकर हमें दर्शन समाप्त करना पड़ा। महाकाल के पास कपड़ों से ढका तांबे का एक कटाह है। इसके पानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं सूखता। लोग चिराग के धुंधले प्रकाश में उस पानी में तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। मुझे भी देखने को कहा गया। मैंने कहा इतने बड़े कड़ाह की क्या ज़रूरत। उंगली के नख पर तो मैं तुम्हें तीनों लोग दिखला सकता हूँ, बशर्ते कि प्रज्ञा शून्य उत्कट भक्ति तुम में हो। एक साथी ने मेरी बिजली का टार्च इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा क्या कर रहे हो। इन अमंगल चीज़ों की सहायता से देवताओं का प्रताप नहीं देखा जा सकता। अगला कथन है। तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। साक्य के एक महंत राज दगछेन वड दुस निडपों के 2 पुत्र पद दुस ल वंगछुंग और दगछेन कुंग रिन छेन ने अलग अलग शादियाँ की। अब बताओ, ये नाम देख रहे हो आप लोग, है ना। इस तरह से अगर इंडिया में रख दिया जाए तो लोग पुकारने से डरेंगे। अगला कथन देखिए। निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके के चूर में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर से लकड़ी के कट्टे दृष्टिगोचर हुए। कांपते हुए हाथ से मैंने उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था को क्या पूछ रहे हैं। दिल महसूस कर रह गया। लोगों को 2-4 भली बुरी कही। देखा तो उनकी संख्या 150 के करीब थी, अर्थात वहाँ जरूर 70 के करीब तालपोथियाँ रही होंगी। नेपाल के सभी विहारों में ऐसे पंचायती मंदिर और भंसार हैं। न जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। अगला कथन देखेंगे। नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास अपना भी प्राचीन ग्रंथ का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिल्लोपा का एक दोहा कोश मिला। जो सिद्ध है ना, तिल्लोपा जो योगिनी है, सिद्धों में जो योगिनियाँ होती हैं
उनमें जो तिल्लोपा थी उसका जो है इनको दोहा कोष मिला। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मिला, ग्रंथ खंडित है, सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोष सरहपा का है, सरहपा का भी इनको जो है वहाँ पे मिला। यद्यपि वह बंगला अक्षरों में छप चुका है तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसलिए उसका भी फ़ोटो ले लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मृगेंद्र शमशेर एमए ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अनुज्ञा दे दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं। अगला कथन है, एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण है और दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे, मैं तो दोनों में एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा, दोनों ही हिंदू महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहुज्ञ लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्धों दोनों के साझे का है। अगला कथन है, नडर चेंग बहुत ठंडी जगह है। नडर चे बहुत ठंडी जगह है, समुद्र तल से 14-15 हज़ार फीट ऊंची होगी। यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका भेड़ और चमड़ी है। थोड़ी थोड़ी खेती भी जहाँ तहाँ होती है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ यमडोंछा नामक महासरोवर है। कौन सा सरोवर है? तो यमडोंछा। लाखों वर्ष पूर्व यहाँ सरोवर पहाड़ों की जड़ तक फैला रहा होगा, किंतु अब बहुत स्थानों पर यह सूख गया है, जिसमें हरी भरी छोटी घासें उगी हुई हैं। इसी सरोवर के बीच में कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। सरोवर का घेरा 100 मील से अधिक है। अगला कथन है, रास्ता सरोवर के किनारे था। एक कोने में मुड़कर ऊंची दीवारों वाला घर मिला। ऐसे उजाड़ पड़े हुए घर इस झील के किनारे कई जगह मिलते हैं। बस्तियां भी कितनी ही उजाड़ हैं, कितनी ही आबाद हैं। खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेड़ अब भी दिखाई देती है। ये कथन किस खंड से है? लास्ट वाला, साग। नेपाल की ओर, लास्ट 5वां नेपाल की ओर है ना। चलिए, आज गला मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, इसके लिए है ना। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी रही क्लास। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच।